बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है। वैसे तो मेरे कहने से आप मेरा चैनल फॉलो कर नहीं रहे हो, लेकिन भाई साहब अगर आप फॉलो कर लोगे तो मजा आ जाएगा। और वो जो घंटी है वो दबा दो। अगर आप घंटी दबा दोगे तो भाई साहब जैसे ही मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो दबा दो। अरे घंटी दबाने की बात कर रहा हूं भाई साहब, दबा दो ना। जब कभी फिल्म कॉकटेल रिलीज हुई थी, जिसका हीरो था सैफ अली खान, हीरोइन थी दीपिका, उस फिल्म का एक गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ था, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। कल कॉकटेल 2 रिलीज हो रही है और इस फिल्म में भी उस गाने को रखा गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नई फिल्म में यह गाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी वजह यह है कि जो कॉकटेल में दीपिका लगी थी उसके सामने कृति सेनन 25% भी नहीं है। जो कॉकटेल में सैफ अली खान लगा था उसके मुकाबले शाहिद कपूर 10% भी नहीं है। जो कॉकटेल में डायना लगी थी उसके मुकाबले रश्मिका 15% भी नहीं है। यानी कि जो कॉकटेल में 3 स्टार्स थे वो तीनों ही बहुत ही कमाल के थे उस वक्त में, और जब वो गाना उनके ऊपर फिल्माया गया था तो बहुत ही बढ़िया लगा था, और यही वजह है कि वो गाना ब्लॉकबस्टर हुआ था। लेकिन कॉकटेल के तीनों ही एक्टर फ्लॉप है और ये गाना इन तीनों पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कॉकटेल के बनाने वालों ने इस गाने को बर्बाद कर दिया है कॉकटेल 2 में डालकर। फिल्म वेलकम टू जंगल जल्दी रिलीज होने वाली है, जिसमें बहुत जमाने के बाद रवीना टंडन और अक्की साथ में काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि इन दोनों के बहुत सारे पुराने वीडियोस वायरल हो रहे हैं। रवीना टंडन ने किसी जमाने में सिमी ग्रेवाल जी को एक इंटरव्यू दिया था और यह वीडियो अब वायरल हो गया है, जरा आप भी सुन लीजिए। In fact, the first time when he asked me out beyond a line of being good friends, I said, sorry, I'm not into flings and affairs and relationships. And he just turned around and said that, why do you think I just want to have an affair with you? I want to, you're the kind of girl I want to marry. So I said, do you know what you're saying? He said, yeah, I'm going to go and talk to your dad tomorrow. Oh. And I was like, are you serious? And I thought maybe this is how it, should happen. And तो इस वीडियो में रवीना ने कहा था कि अक्की ने रवीना को धोखा दिया था, रवीना को बेवकूफ बनाया था, और यहां तक कि रवीना को ही बेवकूफ नहीं बनाया था बल्कि रवीना की पूरी फैमिली को बेवकूफ बनाया था। How did your parents feel when this happened to you? Well, they've been very, very hurt because they felt that the person did not only fool me but fooled my entire family. अब ये तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि जो रवीना ने कहा था वो 100% सच है या नहीं है, क्योंकि अक्षय की अपनी स्टोरी हो सकती है, रवीना की अपनी स्टोरी है। तो ये तो या तो अक्की बता सकता है या तो रवीना बता सकती है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। जब कभी फिल्म कॉकटेल रिलीज हुई थी तो ब्लॉकबस्टर हो गई थी। उसी फिल्म से दीपिका बहुत बड़ी स्टार बन गई थी। उस फिल्म के रिलीज होने से पहले दीपिका स्ट्रगल कर रही थी, बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो फिल्म रिलीज हुई रातों रात दीपिका बहुत बड़ी स्टार बन गई थी। कॉकटेल 2 का डायरेक्टर भी वही है, लेकिन उस वक्त मीडिया के सामने होमी ने क्या किया था जरा देख लीजिए। This is our director Homi. For everyone who doesn't know. तो एक्चुअली होमी ने मीडिया के सामने जो कुछ भी किया था ये इस बात का सबूत था कि उस वक्त में दीपिका और होमी का रिलेशनशिप था। दोनों ही कमाल के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन होमी की पत्नी को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी वजह यह है, होमी का ऐसा मानना है, होमी की पत्नी का ऐसा मानना है कि भाई ये मेरी मर्जी है कि मैं क्या करती हूं, मैं किसके साथ जाती हूं, किसके साथ सोती हूं, किसके साथ खाती हूं, किसके साथ बैठती हूं। होमी और दीपिका ने एक ऐसा वीडियो भी बनाया था कि इट्स माय लाइफ, मैं पड़ोसी के साथ जाऊं या हस्बैंड के साथ जाऊं, मैं पति के फ्रेंड के साथ घूमूं या उसके अगले फ्रेंड के साथ घूमूं। समझ रहे हो? और दीपिका आज के वक्त में भी ऐसा ही मानती है कि उसकी मर्जी है, वो जो करना चाहे वो कर सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बात भी सही है, कोई रोकेगा भी कैसे? सही है मैडम जी। जब कोई फिल्म हिट हो जाती है तो उसमें जो कोई छोटा मोटा एक्टर भी होता है वो अपने आप को सुपरस्टार मानने लगता है। वो ऐसा मानने लगता है कि वो फिल्म उसी की वजह से हिट हुई है। अगर वो उस फिल्म में ना होता तो फिल्म चलती ही नहीं। फिल्म धुरंधर में एक ऐसा ही एक्टर है जिसका नाम है राकेश बेदी। भूला बिसरा एक्टर है बेचारा, बड़ी मुश्किल से धुरंधर में इसको रोल मिल गया था, फिल्म हिट हो गई
और अब ये हर दूसरे दिन धुरंधर के बारे में ही बात करता है। तो अब इसने एक वीडियो रिलीज किया है, जरा पहले वो सुन लीजिए। एक मुझे लगता है कि ये फिल्म है जिसके अंदर एक बड़े दिनों के बाद एक हर रोल की एक परफेक्ट कास्टिंग है, एक परफेक्ट प्लेसमेंट है, और जो कैरेक्टर जिसके हिसाब से जिसमें जितनी जरूरत है उसके हिसाब से उस कैरेक्टर को उतनी वैल्यू दी गई है फिल्म के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है इस धुरंधर की सक्सेस के पीछे। तो ये होशियार चंद बता रहा है कि जो धुरंधर की कास्टिंग है उसी की वजह से फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है। अगर ये कास्टिंग ना होती तो फिल्म हिट नहीं होती, अगर ये खुद उस फिल्म में नहीं होता तो फिल्म हिट बिल्कुल नहीं होनी थी भाई साहब। बताओ साला, क्या क्या सुनना पड़ेगा, कैसे कैसे चूतियां हैं जो इस गोले पे रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते वरुण बटले की जो फिल्म रिलीज हुई थी, जो डिसास्टर हो गई, उसमें ये भाई भी था और इसकी वजह से कुत्ता भी उस फिल्म को देखने नहीं गया। तो इसको पता चल जाना चाहिए कि कितना बड़ा सुपरस्टार है। और मैं इस अकल से पैदल दिमाग के अंधे को यह भी बताना चाहता हूं कि जब कभी शोले रिलीज हुई थी तो फ्राइडे को फ्लॉप हो गई थी, सैटरडे को भी फ्लॉप थी, संडे को भी फ्लॉप थी, और मंडे को फिल्म ने जो रफ्तार पकड़ी, फिर वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि बॉलीवुड के इतिहास की आज तक की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है और रहेगी। और मैं इस भाई को बताना चाहता हूं कि अगर वो फिल्म फ्लॉप ही रह जाती तो फिर उसमें जो एक्टर्स थे उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई थी कि उस फिल्म में अगर किसी ने एक डायलॉग भी बोला था तो वो अमर हो गया था। उस फिल्म में शांबा का एक डायलॉग था और मरते दम तक वो शांबा ही रहा, उसका डायलॉग अमर रहा। उस फिल्म में कालिया का एक डायलॉग था और भाई साहब वो डायलॉग अमर हो गया था। उस एक डायलॉग से ही कालिया मरते दम तक फेमस हो गया था। तो मैं अकल से अंधे दिमाग से पैदल राकेश बेदी को बताना चाहता हूं कि किसी भी एक्टर की वजह से फिल्म हिट नहीं होती, फिल्म के हिट होने से कोई भी एक्टर हिट होता है। अगर फिल्म शोले फ्लॉप हो जाती तो उन एक्टरों को भी कोई नहीं जानता था और यह भी कोई नहीं कहता था कि उस फिल्म का हर एक्टर कमाल का था। लेकिन जब फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई थी तो उसके बाद उस फिल्म की कास्टिंग को बेस्ट कास्टिंग माना गया था। ऐसा माना गया था कि उस फिल्म में अगर किसी ने एक डायलॉग भी बोला है तो बिल्कुल परफेक्ट बोला है। उस फिल्म का हर एक्टर अपने किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। उसकी वजह थी कि फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई थी। तो मैं लुक्खे राकेश बेदी से कहना चाहता हूं कि सपनों में जीना बंद कर दीजिए। आप पहले भी लुक्खे थे और आज भी लुक्खे हो और आगे भी लुक्खे ही रहोगे। टिंगी आलिया की एक फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अल्फा। इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा। बॉबी देओल इस फिल्म का विलन है। पहले ही सीन में आता है और एक कोई उससे पूछता है कि जो बच्ची है इसका क्या नाम रखें। बॉबी बताता है कि इसकी मां का नाम जानकी था तो हम इसको सीता बुलाएंगे। अब टिंगी आलिया की आवाज पीछे से आती है कि एक कहानी सुनाती हूं एक राक्षस की। अब आलिया कहानी बताना शुरू करती है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। अब बॉबी देओल को क्लोजअप में दिखाया जाता है और आलिया बताती है कि इस आदमी को बहुत ही घमंड है और इस आदमी का नाश होना तय है। और अब आलिया क्लोजअप में आती है और कहती है कि आज सीता लंका खुद जलाने आई है। और भाई साहब ब्लास्ट होते हैं यहां वहां चारों तरफ और अब सैकड़ों गुंडे आ जाते हैं और टिंगी आलिया जो इतनी सी है इतनी सी वो लड़ाई शुरू करती है। भाई साहब उछल उछल के मारती है, अरे भाई साहब धुएं उठा देती है। साला क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में। और अब आलिया गुंडों के बीच में आती है और हंस के कहती है हाय बॉयज। और भाई साहब घूम घूम के दोनों हाथों से पिस्तौल चलाती है। मैडम जी हाथ में पिस्तौल था, हाथ तो दुखने लगा होगा आपका। और भाई साहब उछल उछल कर मार कर अब जो है एक बड़ी सी बाइक लेकर निकलती है। हाय 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 टिंगी आलिया मैडम क्या कर रही हो यार, कुछ तो लॉजिक लगना चाहिए मैडम जी। लेकिन डायरेक्टर ने एक बहुत ही कमाल का काम किया है कि इस ट्रेलर में पीछे एक गाना डाला है जो कमाल का गाना है भाई साहब। मैं इसको जब भी क्लब में सुनता हूं मजा आ जाता है, बहुत ही बेहतरीन गाना है। और अब आलिया 1 to 1 लड़ रही है भाई साहब और गुंडों को मार के करती है। आलिया मैडम क्या कमाल की एक्टिंग की है, फोन डाला उड़ा डाला आपने मैडम जी। टिंगी मैडम जी कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए, आप कर क्या रही हो। अब कहीं से उछल कूद करते हुए शर्वरी की एंट्री होती है भाई साहब और अब दोनों लड़कियां आमने सामने
और दोनों लड़ रही हैं और शर्वरी कह रही है कि मुझे आपसे सिर्फ बात करनी है, लेकिन आलिया कहती है कि बात होगी लेकिन लड़ाई के बाद होगी। अरे भाई साहब, डायरेक्टर साहब क्या करना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रखिए गुरुजी। अब एंट्री होती है अनिल कपूर साहब की, एल्फा यानी कि बॉबी देओल। अब अनिल कपूर साहब एल्फा के पीछे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब अनिल कपूर जैसा सीनियर एक्टर बॉबी देओल के पीछे आ गया है तो अब इन दोनों लड़कियों का क्या रह गया है। ये दो लड़कियां क्या करेंगी मुझे बताओ आप। अब बताया जाता है कि बॉबी देओल कितना खतरनाक आदमी है और बॉबी कहता है कि मैं जो कुछ भी बना रहा हूं वो इतिहास है, उसकी वजह से इंडिया बर्बाद हो जाएगा। जरूर इसमें भी ये लोग यही दिखाएंगे कि बॉबी देओल कोई वायरस बनाएगा या एक आध मिसाइल मारेगा और इंडिया तबाह हो जाएगा, क्योंकि बॉलीवुड वाले इतना ही जानते हैं बेचारे। जबकि हकीकत यह है कि ईरान पर एक एक रात में एक हजार मिसाइल और बॉम्ब मारे गए, तब भी कुछ नहीं बिगड़ा भाई साहब। अब फिर से टिंगी मैडम एक बंदूक लेकर आती है और कहती है कि शुरू करते हैं अग्नि परीक्षा, और फिर से भाई साहब एक्शन चालू हो जाता है। हाय हाय, टिंगी उछल उछल कर मार रही है भाई साहब, क्या बोलेंगे, क्या ही कह सकते हैं भाई साहब। अब ये दोनों लड़कियां दोस्त बन जाती है, दोनों मिलकर लड़ रही है, दोनों गाने भी गा रही है, दोनों उछलकूद भी कर रही है, दोनों मस्ती भी कर रही है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस फिल्म की कहानी ऐसी है, आलिया इंडियन खुफिया एजेंसी की एजेंट है और शर्वरी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी की एजेंट है, और अब ये दोनों मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं और दोनों की कमाल की दोस्ती है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान दोनों दोस्त है। आदि चोपड़ा की फिल्म है तो ये तो दिखाया ही जाना है कि इंडिया पाकिस्तान दोस्त है। इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी हो ही नहीं सकती आदि चोपड़ा की फिल्म में, क्योंकि आदि भाई पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं, वो इस बात को भूल ही नहीं पाते कि उसके जो बाप दादा थे वो पाकिस्तान से आए थे। और अब जो है क्लाइमैक्स का एक्शन शुरू होता है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, तोपें चल रही है, एक तरफ अनिल कपूर गन चला रहा है, दूसरी तरफ बॉबी देओल गन चला रहा है, तीसरी तरफ एक लड़की उछल उछल कर लड़ रही है, चौथी तरफ एक लड़की उछल उछल कर लड़ रही है। भाई साहब चारों तरफ एक्शन ही एक्शन, धुआंधार। ये तो सब कुछ वार 2 में भी था। वार 2 को कुत्ता देखने नहीं गया तो इस फिल्म को पब्लिक देखने कैसे चली जाएगी, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये ट्रेलर बहुत ही घटिया है, वाहियात है। मेरे हिसाब से तो इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है, गारंटी है। राजकुमार संतोषी साहब की एक फिल्म आ रही है, बंटवारा 1947। इस फिल्म का हीरो है सनी देओल। इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है और जो टीजर है उसको देखकर कहा जा सकता है कि इस फिल्म में वही सब कुछ दिखाया गया है जो 1947 में हुआ था। इस टीजर को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि शायद ये फिल्म बहुत अच्छी होगी। बस एक ही प्रॉब्लम है कि शायद इस फिल्म में इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती को दिखाया गया है। इसमें ऐसा दिखाया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग भाई भाई हैं। इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए बल्कि प्यार से रहना चाहिए, और मेरे ख्याल में यह कॉन्सेप्ट आज के वक्त के लिए सही नहीं है। तो हो सकता है कि यह बात लोगों को पसंद ना आए और यह फिल्म ना चले। कहीं योगा दिवस था, वहां रवि किशन भी योगा करने गया था, लेकिन कमाल यह है कि जब रवि अपने इतने बड़े पेट के साथ योगा कर रहा था तो भाई साहब मुंह में तंबाकू डाला हुआ था, तंबाकू खाते खाते योगा कर रहा था। आप अंदाजा लगाइए। मतलब यह आदमी पब्लिक को क्या बताना चाह रहा था कि तंबाकू भी खाओ और योगा भी करो। अरे भाई साहब, अगर आप योगा करते तो आपका पेट इतना बड़ा ना होता, आपका पेट अंदर होता। आपका पेट देखकर कोई भी कह सकता है कि आप सिर्फ तंबाकू खाते हो, योगा बिल्कुल नहीं करते। तो भाई साहब पब्लिसिटी के लिए कुछ भी मत करो यार। गोलगप्पे निर्माता ने एक और फिल्म बनाई है राजकुमार राव के साथ, और हीरोइन तो वही है जिसका मिठाई का बहुत बड़ा शोरूम है, जिसका नाम है वामिका गब्बी। भाई साहब राजकुमार और वामिका दिनेश मोटे के साथ पहले एक फिल्म कर चुके हैं। आप जानते ही हो कि गोलगप्पा निर्माता बहुत ही शौकीन आदमी है, इसलिए बहुत सारी लड़कियों के साथ इसकी दोस्ती है और वामिका के साथ भी इसकी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो जाहिर सी बात है फिल्म तो बनानी ही पड़ती। तो इस फिल्म को बनाया गया है उज्जवल निकम साहब की रियल स्टोरी पर, यानी कि राजकुमार राव एक एडवोकेट है जिसको कसाब को फांसी दिलानी है। इस फिल्म की कहानी कोई ऐसी तो है नहीं जिसको कोई नहीं जानता है।
इस फिल्म की कहानी को सभी जानते हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पब्लिक इतनी उत्सुक है उज्जवल निकम साहब की बायोग्राफी देखने के लिए कि वो अपना टाइम खराब करेगी, पैसे बर्बाद करेगी, टिकट खरीदेगी और इस फिल्म को देखने जाएगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उज्जवल निकम इतना बड़ा नाम नहीं है जिसकी वजह से लोग टिकट खरीद कर किसी फिल्म को थिएटर में देखने जाएंगे, और राजकुमार राव बेचारा इतना बड़ा स्टार नहीं है जिसकी वजह से लोग थिएटर में जाए। मिठाई के शोरूम की मालकिन वामिका गब्बी भी इतनी बड़ी स्टार नहीं है जिसको लोग देखने थिएटर में जाएंगे। तो मेरे हिसाब से शायद इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, आप लोगों को बहुत पसंद आए और बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई साहब हर वीडियो में कमेंट्स पढ़ा कीजिए। मिस्टर प्रकाश का कहना है, आई फॉलो यू फ्रॉम स्पेन, यू आर वेरी एंटरटेनिंग, कीप इट अप मिस्टर कमाल। थैंक यू भाई साहब। मोहम्मद तालिब ने कहा है, गाना तो सच में बहुत अच्छा है के भाई, अल्फाज भी बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही गाने बनाते रहिए। थैंक यू भाई साहब। तन्मय अभिषेक ने कहा है, वंडरफुल लिरिक्स यू हैव रिटन के भाई, बट हु इज द सिंगर? फैसल खान? नहीं भाई साहब, ये एआई का गाना है, सिंगर कोई भी नहीं है। जितेंद्र राठौर का कहना है, लव यू सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और सर थैंक यू, वीडियो बनाने के लिए डेली वीडियो बनाया कीजिए, देखकर मजा आ जाता है। थैंक यू भाई साहब। सिद्धराम मोहसिन का कहना है, सर मैं आपका पक्का फैन हूं, हमेशा आपकी वीडियो देखता हूं, मैंने घंटी भी दबाई हुई है और सर आपका सॉन्ग देखकर मजा आ गया। थैंक यू भाई साहब। अर्पित शुक्ला का कहना है, के भाई रोजाना वीडियो डालो, मजा आता है आपके वीडियो देखकर। थैंक यू भाई साहब। तिलक बुद्धा मागा का कहना है, लव यू फ्रॉम नेपाल, आई एम ओल्डेस्ट सब्सक्राइबर, आई लाइक योर वीडियोज। थैंक यू भाई साहब। उमर साहब ईरान से लिखते हैं, वॉचिंग एवरी वीडियो ऑफ यू, लव यू फ्रॉम ईरान। थैंक यू भाई साहब। 14 साल पहले यानी कि 2012 में कॉकटेल रिलीज हुई थी और ब्लॉकबस्टर रही थी। उस फिल्म की कहानी ये थी कि दीपिका और डायना दोनों फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। डायना का बॉयफ्रेंड है सैफ अली खान और एक दिन सैफ की मुलाकात होती है दीपिका से। टाइम गुजरने के साथ ही सैफ और दीपिका की दोस्ती बहुत जबरदस्त हो जाती है, यानी कि दीपिका सैफ से बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है। बस वही कहानी कॉकटेल 2 की है। कहानी नहीं बदली है, किरदार भी नहीं बदले हैं, सिर्फ एक्टर बदले हैं। दीपिका की जगह सूखी लकड़ी कृति सेनन आ गई है, रश्मिका मंदाना आ गई है डायना की जगह और सैफ की जगह आ गया है शाहिद कपूर। यानी कि कृति और रश्मिका दोनों फ्रेंड्स हैं, शाहिद कपूर रश्मिका का बॉयफ्रेंड है। एक दिन शाहिद की मुलाकात कृति से होती है और कृति को शाहिद से प्यार हो जाता है। इस फिल्म के बनाने वालों की सीरियसनेस देखिए कि 14 साल में उनको कोई नई कहानी नहीं मिली। 14 साल के बाद उन्होंने कॉकटेल 2 में वही कहानी रखी जो कॉकटेल 1 की कहानी थी, और सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कॉकटेल 1 के ही गाने यूज किए गए हैं कॉकटेल 2 में। फिल्म में 2-3 गाने नए भी हैं और बहुत ही वाहियात किस्म के गाने हैं, यानी कि कॉकटेल 1 के जो गाने कॉकटेल 2 में यूज किए गए हैं वही हिट हैं और वही आपको याद रह जाते हैं थिएटर से बाहर निकलने के बाद। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दीपिका के सामने कृति 10% भी नहीं है, डायना के सामने रश्मिका 15% भी नहीं है, उस वक्त के सैफ अली खान के सामने शाहिद कपूर 20% भी नहीं है। यानी कि अगर कॉकटेल 1 की स्टार कास्ट बहुत ही कमाल की थी तो कॉकटेल 2 की स्टार कास्ट बहुत ही वाहियात किस्म की है। कॉकटेल 1 का प्रोड्यूसर है गोलगप्पा दिनेश विजन, कॉकटेल 2 का प्रोड्यूसर भी वही है, लेकिन कॉकटेल 2 का प्रोड्यूसर लव रंजन भी है क्योंकि उसने इस फिल्म की कहानी को लिखा है, इस फिल्म के पूरे काम को सुपरवाइज किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉकटेल 2 की कहानी वही है जो कॉकटेल 1 की थी, लेकिन कॉकटेल 2 का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही वाहियात किस्म का है, बहुत ही घटिया है। कॉकटेल 2 में एक भी ऐसा सीन नहीं है जिसको देखकर आप ये कहे कि यार ये सीन तो वैसा ही है जैसे सीन कॉकटेल 1 के थे। फिल्म का स्क्रीन प्ले इतने घटिया तरीके से लिखा गया है कि अगर कहीं ये दिखाया जाता है कि वाइन कैसे बनती है तो 10-12 मिनट तक यही चलता रहता है कि सीखिए वाइन कैसे बनती है। अगर कृति यह कह देती है कि वो तो रात को सारे कपड़े निकाल कर सोती है तो अगले 10 मिनट तक यही सीन चलता रहता है। अगर कृति यह कह देती है कि उसको कढ़ी चावल पसंद है तो अगले 7-8 मिनट तक यही सीन चलता रहता है। आप अंदाजा लगाइए कि एक ही सीन 6-7-8 मिनट तक अगर चलता रहेगा तो आपकी हालत क्या होगी। इस फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत ही घटिया है, वाहियात है। ये ऐसे डायलॉग्स हैं कि कहीं भी पब्लिक को इंप्रेस नहीं करते। किसी भी सीन में आप ये नहीं कहेंगे कि यार क्या कमाल के डायलॉग्स हैं।
पता नहीं कौन क्या कह रहा है, सीन क्या चल रहा है, क्योंकि ये सब कुछ महाज्ञानी महाजीनियस लुखे लौरंजन ने लिखा है। कुछ दिनों पहले अजय देवगन की एक फिल्म रिलीज हुई थी, दे दे प्यार दे 2। उसका राइटर भी लवरंजन ही था, प्रोड्यूसर भी लवरंजन था। फिल्म दे दे प्यार दे 2 को भी लवरंजन ने ठीक उसी तरह बर्बाद किया था जिस तरह कॉकटेल 2 को किया है। दे दे प्यार दे की कहानी बहुत ही बढ़िया चल रही थी और फिल्म के खत्म होने से आधा घंटा पहले भाई साहब इसने कॉमेडी शुरू की और फिल्म को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ठीक उसी तरह कॉकटेल में किया है। जैसे ही फिल्म सीरियस होती है, क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, वैसे ही कॉमेडी चालू हो जाती है, क्योंकि यह महाजीनियस लवरंजन की फिल्म है। मतलब इस भाई ने हर फिल्म को क्लाइमैक्स में बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ है। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और मैंने आपको बता ही दिया है कि नया एक भी गाना ऐसा नहीं है जो आपको याद रह जाएगा। सिर्फ जो पुराने गाने हैं वही बढ़िया है और वही याद रहते हैं। अब मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि अगर प्रीतम से कोई नया अच्छा गाना बन ही नहीं रहा था तो उस लुखे को म्यूजिक डायरेक्टर क्यों रखा गया। अरे भाई, अगर प्रीतम आज ये कहता है कि वो नकल करके गाने नहीं बनाएगा तो फिर उसको म्यूजिक डायरेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना नकल के वो हिट गाने बना नहीं सकता। और आप यकीन कीजिए, मुझे इसमें 1% भी प्रॉब्लम नहीं है अगर वो किसी गाने की नकल करता है। वो कहां से कौन सा गाना उठाता है, कहां से लाता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका गाना हिट है तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मैं तो ओरिजिनल बनाऊंगा और फ्लॉप गाना बनाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि फिल्म का म्यूजिक भी बहुत ही घटिया है, वाहियात है। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो आए हाय हाय, क्या कहूं भाई साहब। होमी ने इतना घटिया किस्म का डायरेक्शन किया है, इतना घटिया किस्म का डायरेक्शन किया है कि इस आदमी को कम से कम 5 साल की काले पानी की सजा होनी चाहिए। जब मैंने कॉकटेल देखी थी तो मुझे लगा था कि एक कमाल का डायरेक्टर है, लेकिन कॉकटेल 2 देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये एक नंबर का चूतिया डायरेक्टर है। ये वो डायरेक्टर है जिसको डायरेक्शन का डी भी नहीं पता। आज के वक्त में इतना बड़ा चूतिया डायरेक्टर कौन हो सकता है जो एक एक सीन को 6-7 मिनट तक खींचे। एक सीन चालू हुआ और चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, 6-7-8 मिनट के बाद जाकर वो सीन खत्म होता है। मुझे इस फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा था कि तीनों ही एक्टरों को अलग अलग स्क्रिप्ट दे दी है डायरेक्टर ने। तीनों ही एक्टरों को पता ही नहीं था कि उनको करना क्या है। तो एक तो डायरेक्शन कमजोर और ऊपर से तीनों एक्टर कमजोर, वो अपने रोल को सही निभा ही नहीं पा रहे हैं। और जो एक उम्मीद थी कि कॉकटेल का म्यूजिक बहुत ही कमाल का होगा, वो भी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि होमी का डायरेक्शन बहुत ही घटिया है। होमी को सिर्फ इतना ही पता था कि भाई यूरोप में जाकर अच्छे अच्छे लोकेशंस दिखाने हैं। उसको यह बिल्कुल नहीं पता था कि फिल्म की कहानी क्या है और फिल्म की कहानी को किस तरह से पर्दे पर उतारना है। 12 साल पहले कॉकटेल 1 रिलीज हुई थी, सुपरहिट रही थी। उसके बावजूद भी आज तक बॉलीवुड के किसी बड़े एक्टर ने इसके साथ काम नहीं किया। और अब कॉकटेल 2 देखकर तो बॉलीवुड का कोई भी एक्टर इस भाई के साथ जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा। यानी कि इस भाई के कैरियर की ये आखिरी फिल्म है। इसने खुद ही अपने ताबूत में कॉकटेल 2 नाम की आखिरी कील ठोक दी है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो भाई साहब क्या कहूं, आय हाय हाय। जो कृति सेनन है वो एकदम गे दिखती है, ना तो हेडलाइट्स है और ना ही बम्पर है। तो ऐसी लड़की को आप कब तक पर्दे पर देखेंगे। और ऊपर से इतनी कमाल की एक्ट्रेस भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब आप फिल्म देख रहे होते हैं तो आपको याद आता है कि यार इस रोल को दीपिका ने इतने कमाल तरीके से निभाया था, दीपिका इतनी कमाल की लगी थी, और उसके सामने कृति क्या लग रही है, कुछ भी नहीं। तो कृति को देखकर और उसकी एक्टिंग को देखकर फिल्म देखने वाले बहुत ज्यादा मायूस हो जाएंगे। रश्मिका तो बेचारी सुंदर है ही नहीं, वो एक बहुत ही एवरेज लड़की है। उसको देखकर आपके मुंह से कभी निकलेगा ही नहीं कि यार क्या हॉट लड़की है, क्या सुंदर लड़की है। और ऊपर से रश्मिका की एक्टिंग भी बहुत एवरेज है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रश्मिका को हिंदी बोलनी ही नहीं आती। जब वो हिंदी बोलती है तो एकदम मजाक लगता है। वो लड़की हिंदी डायलॉग्स भी साउथ के स्टाइल में बोल रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बुरा लगता होगा। शाहिद कपूर के होठ काले हैं, बटला है, बहुत ही कमाल की पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन शाहिद एक्टिंग हमेशा अच्छी करता है। लेकिन इस फिल्म में शाहिद ने बहुत ही घटिया एक्टिंग की है, बहुत ही वाहियात किस्म की एक्टिंग की है। शायद उसकी वजह यह है कि शाहिद को पता ही नहीं था कि वो क्या रोल अदा कर रहा है। अगर एक लड़की के 5 डायलॉग है, दूसरी लड़की के 5 डायलॉग है, तो शाहिद का 1 डायलॉग है। शाहिद बेचारा खड़ा ही रहता है, दोनों लड़कियां आपस में बात करती रहती है, सीन चलता रहता है। हाँ, आलिम ने बहुत अच्छा काम किया है, शाहिद को बढ़िया बढ़िया पैच पहनाए हैं।
शाहिद के बाल बहुत ही कमाल के लगते हैं, ऐसा लगता है कि शाहिद वाकई ही यंग है। हालांकि शाहिद यंग नहीं है, शाहिद 45 साल का है और शाहिद जो इस फिल्म में रोल अदा कर रहा है वो 25 साल के लड़के का रोल अदा कर रहा है। तो जाहिर सी बात है शाहिद अपने रोल में फिट ही नहीं है, तो एक्टिंग बेचारा क्या करता। इस पूरी फिल्म को अब्रॉड में शूट किया गया है, तो जाहिर सी बात है लोकेशंस बहुत अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर यह एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए टाइम बर्बाद नहीं किया जा सकता, जिसके लिए अपने पैसे बर्बाद नहीं किए जा सकते, क्योंकि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। ना ही तो बढ़िया म्यूजिक है, ना ही एक्शन है, ना ही थ्रिल है, ना ही बढ़िया लव स्टोरी है, ना ही कॉमेडी है, ना ही एंटरटेनमेंट है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस फिल्म को अवॉइड करें, अपने पैसे बचाएं, टाइम बचाए, उस थिएटर से कम 2 किलोमीटर दूर रहे जहां यह वाहियात किस्म की फिल्म दिखाई जा रही है। मैं इस फिल्म को दूंगा 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि इस फिल्म का जो रियल लाइफ टाइम बिजनेस होगा वो मैक्सिमम 30 to 40 CR होगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।